हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम अगर बात करें यहां पर तो हम लोग दोस्तों यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों उत्तर भारत के मैदान के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उत्तर भारत का मैदान। अब यहां पे ये बात समझना है दोस्तों कि उत्तर भारत के मैदान कहां पे पढ़ रहे हैं, तो यानी इसका मतलब यह है कि हम लोग इंडिया का फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे हैं, यानी भारत का जो भौतिक विभाजन है उसके अंतर्गत हम लोग उत्तर भारत का मैदान पढ़ते हैं। तो वो टॉपिक हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं। जो भी मैं आपको बता दूं नए हैं उनको थोड़ा सा आज की क्लास में दिक्कत हुई, क्योंकि आज उत्तर भारतीय क्लास की 5वीं क्लास है और ये आज की आखिरी भी क्लास है। मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, जितना डिटेल से मैंने उत्तर भारत के मैदान को पढ़ाया, 5 क्लास ली हैं और भी 40-40 मिनट की, और सब में मैंने बहुत डिटेल से लिखाया है। आपसे बस मेरा निवेदन यही रहेगा कि जो भी नए हैं वो आज की क्लास तो देखेंगे ही देखेंगे, जो पिछली क्लासेस मेरी हुई हैं उनको जरूर देखें आपका, ताकि क्या होगा, इंडियन ज्योग्राफी के जो भी सेशन है आपका पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, और आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है मेरे से पढ़कर। आप जब मेरे से अभी पढ़ेंगे 10-15 मिनट रुक के देखेंगे वीडियो, तो आपको फील होगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें करी जाती। ठीक है, हम उत्तर भारत का मैदान दोस्तों पढ़ रहे थे। टॉपिक पे बात करते हैं अगर हम उत्तर भारत के मैदान को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि उत्तर भारत के मैदान का जो है वर्गीकरण हम लोग 2 आधारों पर करते हैं। एक तो हमने बताया था कि भू आकृतिक आधार पर उत्तर भारत का वर्गीकरण, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया भी है, लिखाया भी है। दूसरा मैंने बताया था कि उत्तर भारत के प्रादेशिक आधार पर उत्तर भारत का विभाजन, यानी जो प्रादेशिक आधार पर उत्तर भारत का वर्गीकरण किया जाता है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं 4 तरीके के मैदान पढ़ते हैं। पहला राजस्थान का मैदान, फिर पंजाब का मैदान, फिर गंगा का मैदान, और फिर दोस्तों अगर हम फिर बात करें तो किसको कौन सा पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखो हम लोग लास्ट में क्या पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में जो कल की क्लास थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण ये हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने उत्तर भारत के मैदान को दो तरीके से वर्गीकरण किया था। एक तो प्रादेशिक और दूसरा भू आकृतिक आधार पर। तो भू आकृतिक आधार पर तो हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लास में, है ना, जो पिछली से पिछली क्लासेस हुई हैं। और कल हम लोगों ने उत्तर भारत के जो प्रादेशिक आधार विभाजन उसको स्टार्ट किया था, और उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि इसमें जो होता है हम लोग इसमें प्रादेशिक आधार पर इसको क्या है दोस्तों 4 पार्ट में बांटते हैं। पहला कौन सा होता है दोस्तों, तो पहला राजस्थान का मैदान होता है, राजस्थान का मैदान। सेकंड जो होता है वो होता है पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, दूसरा वर्गीकरण प्रादेशिक आधार पर। थर्ड जो है, अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड जो है वो है गंगा का मैदान। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना भी चाहूँगा कि आप हमेशा याद रखेंगे कि जो गंगा का मैदान है आपको हमेशा उत्तर भारत के अंतर्गत इंक्लूड करके पढ़ना है। गंगा का मैदान कोई इंडिपेंडेंट मैदान नहीं है, वो उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत जो प्रादेशिक विभाजन किया जाता है उसके अंतर्गत आता है। तो आप कभी भी उत्तर भारत के मैदान को लिखें, अगर हेडिंग डालें तो हमेशा उत्तर भारत के मैदान ही डालें, गंगा का मैदान उसको मत डालें, क्योंकि गंगा का मैदान गलत हो जाएगा। गंगा का मैदान जो है वो अंतर्गत आता है उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि स्पष्ट चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर। ज्योग्राफी में यही खेल है बस, ठीक है, पढ़ाते बहुत लोग हैं। गंगा का मैदान के बाद दोस्तों ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये हम लोग प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट क्लास में, कल की क्लास में ये 2 चीजें हमने पढ़ ली थी। ये 2 चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 2 चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमको ये करेंगे और आज उत्तर भारत के मैदान को खत्म भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, और बहुत डिटेल से चीजें करेंगे। आप देखिएगा, मेरे साथ साथ नोट्स भी करते चलिएगा। जो भी नए हैं क्या करना है दोस्तों, साथ में मेरे साथ नोट भी बनाते चलना है। ठीक है, कॉपी पेन हो, बस आप बैठ जाएं और आराम से पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का, जहां से हम लोग को शुरू करना है टॉपिक को। अभी तक तो मैं आपको रिवीजन करा रहा था और जो भी नए हैं उनको बता रहा था किस तरीके से चीजें हैं। अब हम लोग सीधे आते हैं। ठीक है, अब जो आज है,
आज पहले हेडिंग डालेंगे गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। ठीक है, हम लोग क्योंकि राजस्थान का मैदान कर ही चुके हैं वर्गीकरण के अंतर्गत, और फिर हम लोग पंजाब हरियाणा का मैदान भी कर चुके हैं, और अब जो करना है वो है दोस्तों गंगा का मैदान। ठीक है, तो एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा पानी। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब हम शुरू करते हैं। देखो, गंगा का मैदान की बात अगर हम करें तो गंगा का मैदान क्या है, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे फिर हम पहले लिख लेंगे फिर इसको समझेंगे भी। कोई पॉइंट मैं लिखाता हूं पहले, तो फिर मैं क्या करता हूं, पहले लिखा देता हूं फिर उसको समझा देता हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो पहले हम इस पॉइंट को लिखेंगे। क्या है पहला पॉइंट, इसमें क्या लिखेंगे, भारत में गंगा का भारत में गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। साथ साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है, आराम से आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। में विस्तृत है, तो एक चीज ये देखो मैंने क्या लिखाया है, इस पॉइंट को समझना है। ये आसान लग रहा होगा कि अरे क्या बात है, बट एक चीज समझो, मैंने क्या बताया कि उत्तर भारत, जो उत्तर गंगा का मैदान है, उसमें दोस्तों भारत में गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट लिखा है मैंने, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। बट अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि उत्तर भारत के मैदान का विस्तार कहाँ है, तो फिर आपको उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ को भी इंक्लूड करना है, और क्या कहते हैं फिर पश्चिम बंगाल, ये सारे स्टेट कवर करने हैं। बट अगर कभी आपसे गंगा का मैदान पूछा जाता है तो सिर्फ 3 स्टेट का नाम लेना है, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग करते हैं क्वेश्चन, तो क्या होता है कि ये गलत कैसे हो गया, तो गलत का मतलब ये कि हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं टॉपिक की, कि उत्तर भारत का मैदान अलग है और गंगा का मैदान उसका सब टॉपिक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, तो मैंने इसे लिखा। और ये भी याद रखना कि गंगा का मैदान ऐसा नहीं कि भारत में ही विस्तृत है। गंगा जब है बांग्लादेश में जाती तो उसका नाम परिवर्तित होकर पर्वत पद्मा हो जाता है, बट उसका विस्तार तो है ना, गंगा वहां पे भी एक मैदान, वहां पे भी मैदान कर बना रही है। तो इस वजह से हमने सिर्फ लिखा है कि भारत में, इसीलिए मैंने इसको भारत में, नहीं तो अगर इसके होगा गंगा का मैदान का विस्तार तो बांग्लादेश में भी है, अदरवाइज नाम तो उसका पद्मा है बट विस्तार तो उसका है ना वहां तक। इसीलिए मैंने लिखा है कि भारत में गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में विस्तृत। एकदम स्पष्ट पता होना चाहिए, चीजों को एकदम क्लियर कट मालूम होना चाहिए इस क्यों लिखा है, अगर ये पॉइंट तो क्यों लिखा है और क्या मीनिंग है। अब आपको मैंने दोनों चीज बता दी है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी। इसीलिए देखो कभी कभी क्या होता है कि हमसे पूछा जाता है गंगा का मैदान का कि में स्थित जो स्टेट है उनका नाम बताएं, तो हम क्या करते हैं उत्तराखंड से लेकर शुरू कर देते हैं, तो गलत हो आंसर, फिर गलत आता है तो लोग सोचते हैं गलत कैसे हो सकता है, ये तो सही है। बट वहां पे याद रखना कि गंगा का मैदान का विस्तार कहीं और है, उत्तर भारत का मैदान पूरे में विस्तृत है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका निर्माण। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण ऐसा नहीं लिखेंगे, यह हिमालय से, ऐसे लिखेंगे, यह हिमालय से निकलने वाली या हिमालय से निकलने वाली गंगा एवं उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियों में कौन कौन से, जैसे यमुना है, यमुना भी क्या है गंगा की सहायक नदी है ना, गोमती है, फिर और कौन सी है, जैसे गंडक है, ठीक है, कोसी है, अब आदि कर दो, बहुत सारी नदियां हैं, महानंदा है ना, इस तरीके से बहुत सारी आदि। या हिमालय से निकलने वाली गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण मतलब क्या होता है, जमाव दोस्तों। निक्षेपण से मैंने लिखा भी चुका पैराग्राफ, निर्मित हुआ है, निक्षेपण मतलब जमाव, निर्मित
हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके निर्माण, गंगा के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, तो यह हिमालय से निकलने वाली गंगा और उसकी सहायक नदियां, ठीक है, क्योंकि गंगा का मैदान उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों को निक्षेपण यानी जमाव से निर्मित हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये आपको याद है। और एक चीज याद ये भी रखना है कि मैंने जब फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी उत्तर भारत के मैदान की, तब मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में सिर्फ हिमालय से निकलने वाली नदियों का ही योगदान नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों का भी योगदान है। जैसे हम देखेंगे सोन नदी कहाँ से निकलती, तो वो विंध्याचल से निकलती है। विंध्याचल के कहाँ से दोस्तों, तो अमरकंटक चोटी है ना, अमरकंटक जो कहाँ पे, जो सतपुड़ा की है, सतपुड़ा में जो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत से निकलती है सतपुड़ा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो जैसे सोन नदी है, जैसे यमुना की जो सहायक नदियां वो कहाँ निकलती, वो प्रायद्वीपीय पठार, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन, ये सारी नदियां कहाँ से निकलती, तो ये निकलती हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार से। ठीक है, इसी तरीके से दामोदर नदी ये कहाँ निकलती है, ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती। तो ये सारी नदियां भी क्या होती हैं, गंगा के मैदान के निर्माण में योगदान करती हैं। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास, पहली क्लास में बताया था ये सारी चीजें, या उत्तर भारत के मैदान के निर्माण करती। अब उत्तर भारत का मैदान का कौन सा भाग जो है ना, ये गंगा के मैदान में ये लोग सहायक करती हैं। तो ये पॉइंट आपको लिखना है। समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, बता रहा हूं आपको। तो इसमें लिखना है दक्षिण पठार में, लिखना है दक्षिण पठार में बहने वाली, पठार में बहने वाली नदियों जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदी, सोन आदि नदियां आदि दक्षिणी पठार में बहने वाली नदियों जैसे नदियां लिखो, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन आदि भी इस मैदान के निर्माण में योगदान करती है। याद रखना है कि गंगा के मैदान का निर्माण है ना, योगदान करती है। और मैंने इसी को उत्तर भारत के मैदान में भी ये भी पॉइंट लिखवाया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि गंगा का मैदान उत्तर भारत के मैदान का सब पार्ट है। तो जो उत्तर भारत का मैदान का कौन सा भाग, तो जो गंगा के मैदान जो आता है उसका निर्माण ये योगदान करती है। तो इसलिए हमने उसको वहाँ पे भी लिखा था। ठीक है, पॉइंट को क्लियरली समझ में आना चाहिए बस चीज़ें। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर अब मैं इसको मिटाल के दिखाऊं, ये वाला पॉइंट तीसरा जो मैंने बनाया है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। देखो, इसको थोड़ा सा मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं, बहुत जरूरी होता है, समझ लेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। जैसे कि हम बात करें, छोटा सा मैं आपको क्या करता हूं, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बनाता हूं जहां पे गंगा का मैदान है। तो मैं ये करता हूं, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आपको भारत का मैप बना देता हूँ छोटा सा, जहाँ पे गंगा का मैदान है, वो सारी चीज़ें हमको ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये सारा पॉइंट है। तो यहाँ पे जैसे कि ये भारत को मैं बना ही देता हूँ ताकि आपको ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इस तरीके से ये अगर हम बात करें, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। प्यारे भारत में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये वाला जो यहाँ से अगर हम बात करेंगे इस तरीके से, यहाँ से लेकर और ये थार मरुस्थल का ये वाला जो भाग छोड़ दिया जाए, ठीक है, ये जो कहते हैं हम लोग जिसको थार मरुस्थल बोलते हैं, इसको छोड़ दिया जाए, तो ये जो सारा भाग है यहाँ से लेकर, और फिर अगर हम बात करेंगे इधर अगर हम जाएंगे तो ये सारा जो लेकर इस तरीके से, मैंने इसको बना भी दिया, पहले ही बनाया है, ये जो पूरा भाग है इसको गंगा का मैदान बोलते हैं। ठीक है, अब गंगा के मैदान के जस्ट इधर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी है, और फिर इधर पर सतपुड़ा श्रेणी है। इस तरीके से दो श्रेणियाँ भी बहती हैं, और विंध्याचल श्रेणी के
जो उत्तर साइड से कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि इधर हम देखेंगे चंबल है, ये इधर की ओर जा रही हैं, मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ। जैसे चंबल है, ये इधर की ओर जा रही है, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है, पुनपुन है, इस तरीके से नदियाँ क्या हो रही, ऊपर की ओर जा रही। तो ये नदियाँ जब इधर से निकलेंगी तो अपने साथ वो क्या लेके जाएंगी, अवसाद लेकर जाएंगी, और अवसाद लेकर जाएंगी वहाँ मुहाने पे अपने जाके जमा करेंगी, और जब वहाँ मुहाने पे जमा करेंगी तो वो भी क्या करेंगी, मैदान के निर्माण में योगदान कर रही। अब चाहे भला, अब वो भले ही डिसीजन मतलब एकदम निर्णायक तो नहीं है, बट योगदान तो कर रही है, कुछ कुछ तो कर रही है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर, है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी तरीके से कह लो ये मैदान के थोड़ा बहुत निर्माण योगदान में करती हैं, निर्माण के योगदान में करती है नदी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, क्योंकि हम जानते हैं गंगा नदी ऐसे आती, इस तरीके से मिल जाती, और ये यहाँ से गंगा की सहायक नदी। अब बात समझ में आ गई होगी, अब आपको कभी भूलेंगे नहीं आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे हम इसमें और लिखेंगे क्या है, नदियाँ। ठीक है, ये हमने लिख लिया इसमें। फिर और पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, इस मैदान का समान ढाल है। अब इसको समझेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे इस मैदान का सामान्य ढाल, मैदान का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। ये पॉइंट तो अब थोड़ा समझने में कोई दिक्कत नहीं है होगा, क्योंकि देखो नदियाँ कहाँ की, देखो नदियाँ किधर की ओर बहती, नदियाँ कहाँ होती है, जहाँ से ढाल कम होती। अब जैसे आप देखेंगे तो इस मैदान का जो है इस तरीके से ढाल है, इस तरीके से ढाल है, तो ये ढाल क्या हो रहा है, इधर से लेकर इधर, ये पूर्व दिशा, ये पूर्व है, ठीक है, और ये पश्चिम है, तो ये इधर की ओर जा रही है। सारी नदियाँ आप देखेंगे हिमालय से निकलने के बाद वो क्या होती है, इस तरीके से बहती हैं, निकलेंगी ऐसे, बस ऐसे हो जाएंगी, ऐसे निकलेंगी ऐसे हो जाएंगी, ऐसे निकलेंगी ऐसे हो जाएंगी। तो इसका जो विस्तार, जो इसका समान ढाल, क्योंकि नदी, जो मैदान का जो ढाल है वो वैसा ही है। अगर मैदान का ढाल इस तरीके का होता तो नदियाँ ऐसे निकलती, इस तरीके की बहती, नदियाँ इस तरीके निकलती, इस तरीके की बहती, ऐसे निकलती, इस तरीके की बहती। बट नदियों, जो मैदान का जो ढाल है वो किधर की ओर है, पूरब की ओर है, पूरा वो दक्षिण पूरब की ओर है। तो इसीलिए जो होती है सारी नदियाँ वो क्या होती है, पूरब की ओर बहती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम लोग दो देखते हैं, अगर बहुत सारी जो नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियों को अगर हम देखेंगे तो वो पश्चिम की ओर जा रही हैं, बट गंगा की और की सहायक नदियों को अगर हम देखेंगे तो वो पूरब की ओर जा रही है। तो क्यों, क्योंकि उसका मैदान का जो ढाल है, जो मैदान का ढाल है वो पूरब की ओर है, इसलिए इसका जो है, इससे निकलने वाली जितनी भी नदियां होती है वो पूर्व की ओर प्रभावित होती है। इस चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज आ गई, ये भी हो गया पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, इस मैदान के लिख ले, इस मैदान के पश्चिमी भाग में, इस मैदान के पश्चिमी भाग में रेतीले भाग में रेतीले टीले मिलते हैं, टीले, रेतीले टीले टीले मिलते हैं, जिन्हें भूड़ कहा जाता है, जिन्हें भूड़, टीले से होते हैं जिन्हें भूड़, थोड़ा उठा हुआ भाग होता है, भूड़ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है, भूड़ कहते हैं। भूड़ क्या होते हैं, ऊंचे रेतीले टीले होते हैं, ठीक है, जिन्हें भूड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ये उत्तर भारत के मैदान देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, इसके मध्यवर्ती भाग में, इसके किसके मैदान के, गंगा के मैदान के, इसके मध्यवर्ती भाग में, अगला पॉइंट है, इसके मध्यवर्ती भाग में, इसको समझना रहेगा, और है ना, इसके मध्यवर्ती भाग में नदियां विसर्प बनाती हैं, विसर्प बनाती हैं, विसर्प बनाते हुए चलती हैं, ऐसे लिखने, विसर्प बनाते हुए बहती है, ऐसे लिखने। चलो ठीक है, अतः यहाँ इसी में ऐड करके लिखेंगे कि दोनों पॉइंट कनेक्टेड है इसी। अतः यहाँ गोखर झील, अतः यहाँ गोखुर झीलों का
निर्माण हो, अतः यहाँ गोखर झीलें मिलती हैं, अतः यहाँ गोखुर झीलें मिलती हैं, बनती हैं या मिलती हैं, बनेंगी तभी तो मिलेंगी। तो ये पॉइंट थोड़ा समझना है, इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेंगे। क्या समझना है, पहले लिख लिया होगा आप लोगों ने सबने, अब मैं समझाता हूं। इसके मध्यवर्ती भाग में नदियां विसर्प बनाते हुए बहती हैं, अतः यहां गोखुर झीलें मिलती हैं। अब ये विसर्प क्यों बना, विसर्प का मतलब समझेंगे पहले। क्या होता है विसर्प का मतलब, जैसे कि सांप कैसे चलता है दोस्तों, ऐसे 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 चलता है सांप, यही विसर्प होता है। इसी तरीके से जो चलते हैं इसी तरह। अभी नदियां इसके मध्यवर्ती, मैंने लिखा है इसके मध्यवर्ती भाग में, तो इसके मध्यवर्ती भाग में ये विसर्प बनाते हुए क्यों चलते हैं? क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हिमालय से जब नदियां इस तरीके से निकलती, जैसे ये हिमालय है, ठीक है, हिमालय है, तो हिमालय में क्या होता है दोस्तों, हिमालय में नदी का जो हिमालय का ढाल, यानी ढाल जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ढाल ज्यादा होगा तो नदी की गति भी ज्यादा होगी, और नदी की जब गति ज्यादा होगी तो वो सीधे प्रवाहित होगी। जैसे कि मैं अगर आपको बात एग्जांपल दूं, पानी ले लीजिए आप, और पानी को क्या करिए दोस्तों, सब एक ऊंचे ऊंचे जगह से आप डालिए, जैसे नाली बना दीजिए, ऐसी नाली बनाइए खड़ी नाली, और उसको पानी डालिएगा तो झरझर झरझर नीचे जाएगा, मतलब एकदम तेजी से नीचे जाएगा। बट अगर हम आपको एग्जांपल दें कि आपके पास एक कोई, आप ऐसी जगह पे जाएं जहां समतल एकदम मैदान, जहां पे ढाल ना हो, ढाल ना हो, क्या करते हैं वहां पे पानी डालें, पानी जब डालेंगे तो आप देखेंगे पानी क्या होगा, एक धारा में नहीं बहेगा, वो इधर की ओर चला जाएगा, इधर की ओर चला जाएगा, और अगर बहेगा भी तो ऐसे ऐसे लुढ़क के चलेगा, ऐसे ऐसे लुढ़क के चलेगा, चलेगा कि नहीं, आपने फील किया होगा, ऐसे ऐसे लुढ़क के चलेगा। क्यों? क्योंकि नदी जो पानी का जो क्या है स्लोप, यानी जो मैदान उसका स्लोप जो है कम है, ढाल उसकी कम है, तो उसकी गति कम होगी, और जब उसकी गति कम होगी तो वो क्या होगा, पीछे से आने वाला पानी पहले उसको धक्का देगा, तब अगला वाला पानी चलेगा, और जब धक्का देगा तो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, तो वो टेढ़ा हो जाएगा, कभी बाएं हो जाएगा, कभी दाएं हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, पानी जो नदी होती है वो इस तरीके से चलती है मध्यवर्ती भाग में, और क्या करती है, ये विसर्प बनाती है। जब इस तरीके से चलेंगी तो क्या होता है अपने साथ, आप देखो, आप समझना है, अब देखो मैं आप इसको थोड़ा सा मैं और अब एक चीज ये तो समझ में आ गया क्यों ये चलती हैं इस तरीके से विसर्प बनाती हुई। दूसरा पॉइंट अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये तो मिटा देता हूँ क्योंकि इसको मिटाना तो आखिर है, ठीक है। चलो अब समझो, देखो अब समझना, जैसे कि अब ये नदी है, मान लो ये नदी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है विसर्प बनाते हुए। विसर्प क्यों बनाती है मैंने समझा ही दिया है, इस तरीके से इन विसर्प बनाते हुए बह रही है, ठीक है, ये नदी है, और ये मैदानी भाग में इसी तरीके से बहती है। आप देख रहे, आपने अगर डायग्राम देखेंगे तो आप नदी इसी तरीके से बहती हुई दिखेगी आपको मैदानी भाग में, ठीक है। पहाड़ी भाग में इस तरीके से नहीं बहती, पहाड़ी भाग में सीधे बहती। तो क्या होता है जब नदी अपने साथ अवसाद लेकर आती है, मान लो इधर गई, इधर टकराई, तो क्या होगा, इधर आ गए इधर, अब इधर क्या होगा दोस्तों, कुछ अवसाद लेकर आई यहाँ पे, जब यहाँ पे आएगी तो थोड़ा स्पीड कम होगी, तो क्या होगा, कुछ अवसाद यहाँ पे जमा कर देगी, कुछ अवसाद क्या होगी दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा जमा हो जाएगा, और धीरे धीरे फिर इस तरीके से यहाँ पे बहेगी, फिर इधर पे थोड़ा सा अवसाद, धीरे धीरे क्या होगा, एक समय के बाद दोस्तों क्या होगा, ये जो भाग है, ये जो भाग है दोस्तों, ये कटकर दोस्तों ये पूरा इस तरीके से एक झील का निर्माण कर लेगा, पूरी तरीके से इस तरीके से कट के थोड़ा सा क्या होगा दोस्तों, झील का निर्माण कर लेगा, ठीक है। जब ये झील का निर्माण कर लेगा तो इस तरीके से कुछ आपको एक झील, गोखुर झील का निर्माण, एक घूर के नाल की तरह का एक झील आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे कि आप जब देखें, मैं इसी में कट के करके दिखाता हूँ, जैसे ये है, तो आपको क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे क्या करेगा दोस्तों, ये वाला जो भाग है ये कट के अलग हो जाएगा, यहाँ पे अवसाद जमा हो जाएगा, और यहाँ से पानी बहने लगेगा, और ये कट के अलग हो जाएगा, और इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या करता है, ये अवसाद जो अपने साथ लाता है, ये यहाँ पे तलहटी पे जमा करती जाएगी, और कुछ भाग क्या हो जाएगा, ऐसे लगेगा आपको कट के अलग हो गया, ठीक है। वो नदी से बिल्कुल अलग सा रहेगा, और वो आपको एक झील की तरह दिखाई पड़ेगा, इसीलिए इसको गोखुर झील का नाम दे दिया था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे हम लोग बात करेंगे और क्या है, आगे इसमें और पॉइंट क्या है, तो आगे इसका पॉइंट है, लिखेंगे, इस मैदान के अंतिम भाग में, अंतिम मतलब लास्ट में, अंतिम भाग में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के
निक्षेपण से डेल्टा का निर्माण हुआ है, डेल्टा का विकास हुआ है, डेल्टा का विकास इस मैदान के अंतिम भाग में, अंतिम मतलब लास्ट में, है ना, ऐसा नहीं कि जहां से निकल रही वहां नहीं, एकदम लास्ट में, इस मैदान के अंतिम भाग में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से डेल्टा का विकास हुआ है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जिसे, अब इसको मैं अलग पेन से लिख दे रहा हूं, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक डेल्टा है जिसका नाम सुंदरबन है। वो कैसे बना है? तो इसी मैदान के सबसे अंतिम भाग में इसका निर्माण हुआ। कैसे? नदियों द्वारा लाए गए जो बचा हुआ अवसाद होता है वो नदियां अपने अंतिम मुहाने पे छोड़ देती हैं और इससे क्या हो जाता है? एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर और क्या है इसमें? अब हम लोग दोस्तों इसमें देखेंगे, डेल्टा के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा। देखो, इस डेल्टा का नाम, सबसे पहले इस डेल्टा के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। देखो, सबसे पहले ये जानना है इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे एक वनस्पति, एक मैंग्रोव होती है, मैंग्रोव, ठीक है। ये मैंग्रोव एक तरीके की एक वनस्पति होती है जहाँ पे, जिसका नाम दोस्तों सुंदरबन, जिसका सुंदरी नाम की एक वनस्पति पाई जाती है जो मैंग्रोव होती है, उसी के नाम पर, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पे बहुत अधिकता में पाई जाती है सुंदरी नामक एक वनस्पति, तो इसी वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है कि इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा प्रदेश में है ना। क्यों? क्योंकि, है ना, अब इसमें लिख ले थोड़ा सा इसके बारे में। सुंदरबन डेल्टा में समझ में आ गया ना, क्योंकि इसका नाम सुंदरबन, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक एक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए उसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। अब मैंग्रोव क्या होते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। सेकंड, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका विस्तार, यह ऐसे लिखें, यह पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विस्तृत है, बांग्लादेश में विस्तृत है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट है, इसके बारे में याद रखना है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसमें सुंदरी नामक एक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव, और तीसरा यह पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विस्तृत है। एक चीज याद रखना है कि सुंदरबन डेल्टा के निर्माण में सिर्फ गंगा का ही योगदान नहीं है। सुंदरबन डेल्टा के निर्माण में अगर हम बात करें तो सुंदरबन के डेल्टा के निर्माण में दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का, ठीक है, निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये याद रखना है, हमेशा कभी पूछा जाए तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखाया है कि ये, इससे भी तो ये कोई गलत नहीं है, बट आपको एक चीज माइंड याद रखना है हमेशा कि इसका निर्माण में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी ने भी इसके निर्माण में योगदान दिया है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ये हो गया। अब इसमें दोस्तों एक पॉइंट लिख लें, एक पॉइंट ये लिख लें दोस्तों, यह मैदान उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ है। बस इतना लिख लें। आप इतना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यह मैदान उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ है, सबसे अधिक उपजाऊ लिख लेंगे या कुछ भी लिख लेंगे, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, यह मैदान उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक उपजाऊ है। ठीक है, यह मैदान लिखेंगे, पॉइंट आखिरी पॉइंट है इसका, मैं इसीलिए लिख नहीं रहा हूं। अब आगे हम फिर, यह मैदान उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक उपजाऊ है, लिख लिया होगा। ठीक है,
तो चलिए अब हम अगले पॉइंट, अगला जो है डिवीज़न देखते हैं क्या है। अगला जो वर्गीकरण है वो क्या है दोस्तों, वो ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं 6-7 पॉइंट आपको बताऊंगा और बहुत आराम से आपका ये क्लियर है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, प्लेन ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। पहले मैं आपको इसमें 2-3 पॉइंट लिखाऊंगा, फिर मैं आपको चीजें इसमें थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाऊंगा, क्योंकि जब लिखा रहेगा तब एक बार पढ़ चुके होंगे तब समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले इसमें पॉइंट लिखेंगे, इस मैदान का लगभग समस्त भाग असम में है, अतः इसे असम का मैदान भी कहा जाता है। ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादातर विस्तार असम में है ना, तो इसीलिए इसे असम का मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब हम ले जानेंगे इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसका वही निर्माण ब्रह्मपुत्र में उसकी सहायक नदियों द्वारा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र पढ़ रहे हैं तो इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सहायक नदियाँ लिखाया, तो आपको अगर सहायक नदियों को नाम याद हो, जैसे कि यहाँ दिहांग, दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनसुरी, मानस, कामेंग, है ना, ये सारी जो नदियाँ हैं, अगर इनका आप एग्जाम्पल भी दे देंगे ना तो थोड़ा और इफेक्ट पड़ जाएगा। बट यहाँ पे मैं अभी नदियाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि जब हम लोग नदियाँ का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे नदियाँ बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण, हमेशा आप निक्षेपण शब्द का यूज करिएगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप मेंस लिखेंगे यूपीएससी का तो हमेशा निक्षेपण शब्द का यूज करिएगा, ठीक है। और अगर समझ में ना आए तो ज्यादा तो उसको बीच में जमाव लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ ज्योग्राफी के टर्म, देखो हर सब्जेक्ट की कुछ टर्मोलॉजी होते हैं। जैसे हम अभी ज्योग्राफी में आपको स्लोप बोल रहे थे, स्लोप नहीं होता है वास्तव में। ज्योग्राफी में अगर स्लोप की जगह जो शब्द यूज किया जाता है वो ग्रेडियंट होता है। बट मैं अभी आपको ग्रेडियंट इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी आप लर्निंग के उसमें है, तो आप अभी जो इंग्लिश आपको जो आती है, जैसे स्लोप आप जानते हैं, स्लोप मतलब ढाल है। अभी मैं ग्रेडियंट बोलता और स्लोप की जगह, ढाल की जगह प्रवणता बोलता तो आपके दिमाग में जल्दी नहीं जाता, तो इसलिए मैंने आपको नहीं, बट आपको मैं एग्जैक्ट बता दूं तो जो स्लोप की जगह ज्योग्राफी में जो टर्म यूज किया जाता है वो किया जाता है ग्रेडियंट, और इसका जो हिंदी वर्जन होता है वो होता है प्रवणता, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी मैं धीरे धीरे आपको सिखा दूंगा। इसी तरह दोस्तों क्या होता है, जो नदियों में जो निक्षेपण शब्द है, जमाव की जगह पे निक्षेपण शब्द का यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट इसमें हो गया। इसमें याद रखना है, यह तीन ओर से, यह मैदान तीन ओर से पर्वत एवं पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यह मैदान तीन ओर से पर्वत एवं पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं इसमें एक पॉइंट और लिखाऊंगा, फिर मैं इसको समझाऊंगा। एक पॉइंट और लिखाऊंगा, फिर मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, फिर मैं इसको पूरा समझाऊंगा अभी, ठीक है। ये 2 पॉइंट जो मैं लिखाऊंगा इसके उत्तर में लिखेंगे, किसके,
इसके मतलब दोस्तों मैदान के, ठीक है, याद रखना। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। इसके उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाएं, पूर्व में डैश करके पूरब में एक सेकंड पटकाई एवं नागा श्रेणियां हैं, पटकाई एवं नागा श्रेणियां हैं, तथा दक्षिण में गारो, खासी एवं जयंतियां पहाड़ियां स्थित है। ये पॉइंट आप समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने ये लिखा है कि यह मैदान 3 ओर से पर्वत एवं पहाड़ियों से घिरा है, तो कौन कौन सी वो पर्वत एवं पहाड़ियां हैं, तो मैंने इसके बाद इसका जस्ट इसी के बाद का ये पॉइंट लिखा दिया है कि इसके उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाएं, अभी मैं दिखाऊंगा भी मैप बना के। उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाएं, पूरब में पटकाई एवं नागा हिल्स, और दक्षिण में गारो, खासी, जयंतियां पहाड़ियां स्थित है। अब मैं आपको दिखाता हूं ब्रह्मपुत्र का मैदान है कहां पर वास्तव में। देखो थोड़ा सा मैं आपको क्या करूंगा यहाँ पे, हाँ ये यहाँ तक मैं मिटाल के थोड़ा सा समझाऊंगा। बहुत ज़रूरी है, समझ के पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप अगर एक बार समझ लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर से याद रहेंगी, आप लिख पाएंगे, आपको याद रहेगा। देखो जैसे कि अगर हम बात करें तो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, कहाँ से लेकर, तो मैं बनाऊंगा इसको, हाँ सिक्किम से लेकर बना रहा हूँ, ठीक है, सिक्किम से लेकर डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि वहीं से हमें नीड है, ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा अभी रफ बना रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत है नहीं हमें मैप की, ये ठीक है। तो अगर हम असम मैदान की बात करें या ब्रह्मपुत्र मैदान की बात करें तो वो ये ऐसे, जो मैं नीले कलर से बना रहा हूँ उसको देखिएगा, ठीक है, वो ऐसे इस तरीके से फैला हुआ यहाँ तक, ठीक है, ये ठीक है, ये जो मैदान है। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ये दोस्तों क्या है, यहाँ पे बहुत सारी श्रृंखलाएं आती है, जैसे हिमालय में जैसे हम देखेंगे महान हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, ठीक है। ये सारी हिमालय देखो हमने उत्तर में, इसीलिए लिखा क्या है मैंने कि इसके उत्तर में हिमालय की श्रृंखला है, तो ये यहाँ पे आपको देखेंगे महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इस तरीके से हिमालय। फिर मैंने लिखा है इसके पूरब में पटकाई, तो आप मैंने दिखाया भी है कि पटकाई जो है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और दोस्तों असम, ये 3 राज्यों में फैली हुई है। और फिर मैंने आपको इधर लिखाया है कि नागा पहाड़ी तो दोस्तों नागा है इसमें, तो ये पूरब में है, दिख रहा होगा आपको, मैं डिफरेंट पेन ले रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप, ये इधर ये आपको पटकाई और नागा, ये दोस्तों क्या है, ये दोनों श्रेणियाँ मिल जाएंगी। और इधर पर ये जो यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से, ये तो इस तरीके से, ये जो इस तरीके से फैला हुआ है, ये मेघालय का पहाड़ है, और मेघालय में ही गारो, खासी, जयंतियाँ। तो आप देखें 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा 3 तरफ, इधर कोई पहाड़ नहीं, इधर तो ये मैदान से कनेक्टेड है, गंगा के मैदान से, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये है। और फिर इसमें मैं अगला पॉइंट लिखाने वाला था, यह एक लंबा एवं सकरा मैदान है। तो लंबा तो दिख ही रहा है आपका, और सकरा भी देखो, कम चौड़ाई, इसकी ज्यादा चौड़ाई नहीं है, ये ज्यादा चौड़े में विस्तृत है, जैसे गंगा का मैदान बहुत चौड़े में विस्तृत है, ये लंबा एवं सकरा है, देखो लंबा दिख रहा है और सकरा मैदान है। तो ये पॉइंट भी आपको लिखना है, अगला पॉइंट, ठीक है। आप पॉइंट समझ में आ गया होगा जो मैं पढ़ा, देखो समझ में आना चाहिए, सबसे मेरा मोटिव है, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ये मोटिव है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट इसमें लिख लो, यह एक लंबा एवं सकरा मैदान है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो पॉइंट मैंने लिखा दिए हैं, अगर यही आप हूबहू लिख के आ जाएंगे ना, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये आपको वो समझ जाएगा कि जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो जिसने लिखा है, वो वास्तव में उसका वो पढ़ा तो है ही, उसका मैप का जो है वो भी सही है, क्योंकि उसको चीज़ें समझ में आ रही है कि वो कैसे लिख रहा है एकदम। मैंने देखो सिस्टम में आपको लिखाया, पहले मैंने लिखा है उसका विस्तार, फिर निर्माण, फिर वो पहाड़ियों से घिरा है, तो मैंने फिर उसके बाद उसका पहाड़ी कौन कौन से पहाड़ी से गिरा वो बताया, फिर उसके बाद मैंने बताया कि ये लंबा एवं सकरा मैदान, ये एक सिस्टम में है दोस्तों,
देखो पेपर में लिखते समय सिस्टम का भी, क्रम का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। अब यही मैं क्या करता, इसका विस्तार लिख देता, फिर ये 3 तरफ से पहाड़ी से गिरा है, फिर इसका निर्माण बताता, तो ये क्रम नहीं होता, ये क्रम बिगड़ जाता। फिर इससे क्या होता है, अच्छा एग्जाम अगर आंसर भी लिखेंगे तो भी फिर क्या होगा, अब कंटेंट आपका अच्छा भी होगा तो भी इफेक्ट कम पड़ता है, क्योंकि क्रम नहीं है। तो क्रम में पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, जो भी जहां पे भी लिखा रहा हूं क्रम में, ठीक है, ये चीज। फिर इसमें लिखना है दोस्तों, यह एक इस प्रदेश में दोस्तों, ये जो इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दोस्तों एक घना वन आवरण पाया जाता है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लिख लेंगे, इस क्षेत्र में, ठीक है, लिखेंगे पॉइंट में, मैं बोल रहा हूँ पॉइंट लिखें, इस प्रदेश में, है ना। चलो मैं लिख देता हूँ, इस प्रदेश में, मुझे प्यास लगने लगी है, इस प्रदेश में गहन 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 मतलब इंटेंसिटी, है ना, इसको बोलते हैं गहन। इस प्रदेश में गहन वन आवरण मतलब वन से वन आवरण पाया जाता है, ठीक है, वन आवरण पाया जाता है, ठीक है। यह प्रदेश, आगे लिखे जूट एवं, है ना, जूट एवं यह भाग, ऐसे लिखे, यह भाग जूट एवं चावल के उत्पादन, जूट एवं चावल के उत्पादन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण, के लिए यह भाग जूट एवं चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। चावल एवं जूट के लिए बहुत, देखो आप अगर देखेंगे तो जो जूट का क्षेत्र है, जूट या तो आपको भारत में पश्चिम बंगाल, या तो आपको इंटरनेशनल में अगर देखेंगे तो जूट के मामले में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश बहुत रिच है, ठीक है, जूट जो है बहुत रिच है। इसीलिए तो हमारे यहाँ, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि क्या हुआ था, जब पार्टीशन से पहले जो जूट फैक्ट्रियाँ थी वो पश्चिम बंगाल में खोली गई थी, ठीक है, और जूट का जो रॉ मटेरियल ज़्यादातर था वो पूर्वी बंगाल में था, क्योंकि पहले, अब भारत डिवीजन से पहले जो था वो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल एक ही में आता था, बट उसका डिवीजन बोलते थे कि ये पूर्वी बंगाल है पश्चिम। तो जो इसका कल्टीवेशन, जूट का जो कल्टीवेशन यानी उत्पादन जो होता था वो पूर्वी बंगाल में होता था, और इसकी जो फैक्ट्रियां थी वो जो खोली गई थी वो आपको पश्चिमी बंगाल में खोली गई थी। और जब हुआ क्या दोस्तों कि फिर क्या हुआ, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और उसमें क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो पूर्वी बंगाल है वो चला गया पाकिस्तान में और पश्चिमी बंगाल हमारे पास। और क्योंकि जब हमारा पार्टीशन हुआ तो हमारा पाकिस्तान से हमारे संबंध भी इतने अच्छे नहीं थे कि वो हमें रॉ मटेरियल दे दे, ठीक है, रॉ मटेरियल, क्योंकि हम जब पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ या हमारा जब पार्टीशन हुआ तो उसमें बहुत विभीषिका हुई, बहुत सारे हिंदू मारे गए, बहुत सारे मुस्लिम भी मारे गए, ठीक है। तो इस वजह से हमारा उनसे संबंध बिगड़ गया, शुरुआत से ही संबंध बिगड़े। फिर क्या हुआ, इस वजह से दोस्तों क्या हुआ, अब यहाँ पश्चिम में फैक्ट्रियाँ हैं, पूर्व में प्रोडक्शन है, अब हम लोग वहाँ से सामान हमको मिल नहीं रहा और यहाँ फैक्ट्री कैसे चल पाएंगी। इसीलिए देखेंगे कि आज़ादी के बाद दोस्तों क्या होता है, जिसमें हम लोग रिच मामले में थे, जूट उत्पादन बहुत नंबर 1 थे, हम लोग एकदम मतलब निचले तबके में चले जाते हैं, क्योंकि हमें जो वहाँ से जो प्रोडक्शन जो मिलना चाहिए, जो रॉ मटेरियल, वो हमें मिल ही नहीं रहा था। तो फिर क्या हुआ, ये जूट उत्पादन की जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी सारी बंद हो गई, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे तो हम लोग जूट उत्पादन में इतना अच्छा नहीं, हमें बंगाल से बोरियां हैं या जो भी चीज़ें हैं बंगाल से आयात करनी पड़ती, एक्सपोर्ट करनी पड़ती, ठीक है, इंपोर्ट करनी पड़ती, उनको आयात करनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों क्या है, ये ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में सारी चीज़ें हैं। अब मैंने आपको पूरा उत्तर भारत का मैदान के बारे में समझा दिया है कि उसका वर्गीकरण क्या है, उसका 2 तरीके से हम लोग वर्गीकरण करते हैं, भू आकृति के आधार पर, जिसमें भाबर पढ़ाया, तराई पढ़ाया, खादर पढ़ाया, बांगर पढ़ाया, ठीक है, और फिर मैंने आपको डेल्टा पढ़ाया, फिर हमने आपको प्रादेशिक आधार पर उत्तर भारत के वर्गीकरण के बारे में भी बता दिया सारा कुछ। तो अब ये पूरा उत्तर भारत के मैदान का पूरा कंप्लीट। अब मैं आपको बता दूं, देखो अब आप लोग फील कर रहे होंगे मैंने 5 क्लासें ली हैं और कोई भी क्लास 40 मिनट से कम नहीं, तो आप और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं आता हूँ बीच में गप करता हूँ, वो मैं शुरुआत में 2 मिनट लगता होगा मुझे चीज़ें समझाने में, रिवीजन करवाने में, इसके बाद मैं पूरा सिर्फ पढ़ाने में ही फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरा जो कल्चर है वो ज़्यादा मौज मस्ती वाला नहीं है,
पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बाकी तो चीज़ें होती ही रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ आए और टाइम पास करने वाला वो चीज़ नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। तो मैं आता हूँ, पढ़ाता हूँ, मेरा ये एक मैं खुद सीरियस होकर पढ़ता हूँ तो दूसरे को पढ़ाने में भी सीरियस ही रहता हूँ। पढ़ते समय मस्ती मजाक नहीं चलता है, थोड़ा बहुत चल जाता है, बट मेरे वो नेचुरली नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है दोस्तों, आप देखेंगे मेरी 5 क्लासेस हुई हैं और 5 क्लास में मैंने बहुत कंप्रीहेंसिव, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, कोई आप एक बुक पढ़ लीजिएगा, इतना मटेरियल आपको मिल जाए तो बताइएगा, किसी यूट्यूबर से आप पढ़ के देख लीजिएगा, वो इतना क्लियर कट आपको समझा दे तो भी मुझसे बताइएगा। जितना क्लियर कट मैं आपको बताता हूं दोस्तों, टॉपिक को समझाता हूं, रीज़न उसका ये है कि आपके क्वेश्चन सही हो, आपके माइंड में क्लियरिटी रहे, और आपके माइंड में जितना ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा टॉपिक को लेकर, आप उतना अच्छा कर पाएंगे, उतना अच्छा लिख पाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, अब मैंने ये जो टॉपिक पढ़ा दिया, अब आप जो पीसीएस हैं या यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो पीवाईक्यू होते हैं, जो मेंस के और पीटी के, उठाइए आप इस टॉपिक से रिलेटेड और आप उसको सॉल्व करना चाहिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने, और ना बने तो आप मुझसे मैसेज करके बताइएगा, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मैं आपको 100% दावा कर सकता हूँ। बट आपको बस सिंसियरली मेरे साथ बनना है, चीज़ों को रिवाइज करना है, चीज़ों को मैप में देखना है। मैं जिस तरीके से मैप बना के आपको समझाता हूँ फोकस करके, आपको भी रिवीजन वैसा ही करते रहना चाहिए। तब आपको 2-3 बार इसको जो मैं पढ़ाया है, मैंने आपको नोट्स बनाने के बाद आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं 100% आपका सियोरिटी ज्योग्राफी एकदम मजबूत पॉइंट होगा, जिसपे आप एकदम सख्ती से खड़े रहेंगे, कोई भी आपको डिगा नहीं पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि और भी लोग जानें, और भी लोग जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। मैं देखो, मैं एक यहाँ पे कल्चर डेवलप करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे आजकल क्या है, गंदगी सी बहुत सारी फैल गई है। लोगों ने क्या कर दिया है कि उसको इस तरीके से बना दिया है, तो उस गंदगी को दोस्तों साफ करने में तो बहुत टाइम लगता है। हमें करने से मतलब नहीं, हमें क्या करना है कि उसमें शामिल नहीं होना है, हमें चीज़ों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि वो जो वास्तव में जो फ्री, जो वास्तव में पेड चीज़ें नहीं पढ़ सकता है, वो आप वास्तव में पढ़ना चाहता है तो मेरे प्लेटफॉर्म पर आए, आराम से जो भी नीड्स चाहिए, ज्योग्राफी छोड़िए दोस्तों, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कोई भी नीड्स होगी आपकी मैं पूरी करूंगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप मेरे कुछ योगदान से अगर आपका कुछ अच्छा हो जाता है तो वो मेरे लिए दोस्तों सौभाग्य की बात होगी, मेरे लिए एक अच्छी अनुभूति होगी, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल बेफिक्र रह के सोचिए कि यहाँ पे सिर्फ ज्योग्राफी सही, मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोगों की डिमांड, मैंने हिस्ट्री शुरू की थी बट आप लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, और मैंने इतना डिटेल से कराया फिर भी, तो फिर मैंने सोचा जब रिस्पॉन्स ही नहीं तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं जो भी चीज़ कराता हूं बहुत ईमानदारी से, आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैं नोट्स भी दे दूंगा, बट मैं खुद ही यहाँ पे इतना मेहनत करता हूँ, लिखता हूँ, क्योंकि आपको खुद से सेल्फ नोट्स, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पीपीटी हैं, ये वगैरह वगैरह कोई काम नहीं आती। जब आपका खुद का सेल्फ नोट्स होता है ना, वो आपके जीवन में योगदान करता है दोस्तों, ठीक है। पीपीटी दोस्तों दूसरे की बनाई हुई होती है, दूसरे की मेंटेलिटी से बनाई हुई होती है, वो आपको जल्दी समझ में नहीं आती, बट जो नोट्स होते हैं आपने खुद से लिखे होते हैं, आपको चीज़ें रिवाइंड होती, और लिखते समय चीज़ें ज़्यादा समय तक आपको याद रहती, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग, और हाँ एक आपसे और निवेदन है कि जो भी आज नए जुड़े हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद।